हम पति पत्नी बालकनी में साथ बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। खिड़की खुली थी, झिलमिलाते सितारे ठंडी ठंडी हवा के झोंके बहुत सुकून दे रहे थे। मन आज से 15 साल पूर्व खिड़की के दूसरी ओर सितारों की दुनिया में झांकने लगा। आज दुनिया की नज़रों में हम एक आदर्श जोड़ी है, प्रेम भी बहुत है अब हम दोनों में, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि संबंधों पर समय की धूल जम रही है। मुकदमा 2.5 2 साल तक चला था, तब आखिर पति पत्नी के तलाक का मुकदमा था। तलाक के केस की वजह बहुत ही मामूली सी बातें थी। इस मामूली सी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बड़ी घटना में ननद ने बदल दिया। नीरज ने आओ देखा न ताओ जड़ दिए 2 थप्पड़ मुझे। मुझसे यह अपमान नहीं सहा गया, ये मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था। वैसे भी शादी के बाद से ही हमारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का ही था। उस घर की मैं सिर्फ जरूरत थी। सास को मेरे आने पर अपनी सत्ता हिलती लगी, इसलिए रोज एक नया बखेरा। नीरज को मुझसे ज़्यादा अपने परिवार पर विश्वास था और उनका परिवार उनकी माँ तथा एक बहन थी। मौका मिलते ही मैं अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली गई। मुझे इस तरह देखकर माता-पिता सख्ते में आ गए। मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैंने तो अलग होने का मन बना लिया था। मेरी जिद के आगे घुटने टेक दिए। दोनों ओर से अदालत में केस दर्ज कर दिए गए। वे चाहते तो मामले को रफा-दफा भी कर किया जा सकता था, पर नीरज ने इसे अपनी तौहीन समझी। उनके रिश्तेदारों ने मामले को और पेचीदा बना दिया, ना सिर्फ पेचीदा बल्कि संगीन। अब रिश्तेदारों ने इसे खानदान की नाक कटना कहा। यह भी कहा कि ऐसी औरत पतिव्रता नहीं होती, इसे घर में रखना मतलब खानदान पे कलंक लगाने जैसा है। बुरी बातें आग की तरह बढ़ती है, सो उनकी तरफ खूब आरोप उछाले गए। ऐसा लगता था जैसे उस पक्ष के लोग कोई खेल खेल रहे हैं। नीरज ने मेरे लिए कई असुविधाजनक बातें कही। नीरज ने मुझ पर चरित्रहीनता का तो हमने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। 5 साल तक शादीशुदा जीवन बिताने और एक बच्चे के माता पिता होने के बाद आज हम दोनों तलाक के लिए लड़ रहे हैं। हम दोनों पति पत्नी के साथ में तलाक के लिए अर्जी के कागजों की प्रति थी। दोनों चुप थे, दोनों शांत, दोनों निर्विकार। मुकदमा 3 साल तक चलता रहा। 3 साल तक हम पति पत्नी अलग थे और इन 2 सालों में बहुत कुछ झेला था। मैंने नौकरी ढूंढ ली थी, बेटी का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करा दिया था। सबसे बड़ी बात, हम दोनों में से किसी ने भी अपने बच्चे की मनस्थिति नहीं पढ़ी। मेरी बेटी हमारी अलग होने के फैसले से खुश नहीं थी, पर सब कुछ उसकी आंखों के सामने हुआ था। वह चुप थी। मुकदमे की सुनवाई पर दोनों को आना होता। दोनों एक दूसरे को देखते जैसे चमक कर पत्थर आपस में रगड़ खा गए हो। दोनों गुस्से में होते, दोनों में बदले की भावना का आवेश होता। दोनों के साथ रिश्तेदारों होते जिनकी हमदर्दी में जरा जरा विस्फोट पदार्थ भी छुपा होता। जब हम पति पत्नी कोर्ट में दाखिल होते तो एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेते, जैसे जानबूझकर एक दूसरे की उपेक्षा कर रहे हों। वकील और रिश्तेदार अक्सर उनके साथ होते। दोनों पक्ष के वकीलों द्वारा अच्छा खासा सबक सिखाया जाता कि हमें क्या कहना है। हम दोनों वही कहते। कई बार दोनों के मन बदलने लगते, फिर संभल जाते। अंत में वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी तलाक की मंजूरी। पर थोड़ा सोचने का समय दिया गया। पहले उसके साथ रिश्तेदारों की फौज होती थी, धीरे धीरे ये संख्या घटने लगी। नीरज की तरफ के रिश्तेदार खुश थे, वकील खुश थे, पर मेरे माता पिता दुखी थे। अपनी अपनी फाइलों के साथ मैं चुप थी और नीरज खामोश। यह महज इत्तेफाक ही था। उस दिन की अदालत की फाइनल कार्रवाई थोड़ी देर से थी और अदालत के बाहर तेज धूप से बचने के लिए हम दोनों एक ही टी स्टॉल पर बैठे थे। वह भी महज इत्तेफाक ही था कि हम पति पत्नी एक ही मेज के आमने सामने थे। मैंने कटाक्ष किया, मुबारक हो, तुम जो चाहते हो वही होने वाला है। नीरज बोला, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो यही चाह रही थी। मुझसे अलग होकर अब जीत जाओगी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बोली, तलाक का फैसला क्या जीत का प्रतीक होता है? नीरज बोला, तुम बताओ। पर मैंने जवाब नहीं दिया। मैं चुप बैठी रही और बोली, तुमने मुझे चरित्रहीन कहा था, अच्छा हुआ अब तुम्हारा चरित्रहीन स्त्री से पीछा छूटा। नीरज बोला, वो मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत मानसिक तनाव झेला है। मेरी आवाज़ सपाट थी, न दुख न गुस्सा। नीरज ने कहा, जानता हूँ, पुरुष इसी हथियार से स्त्री पर वार करता है जो स्त्री के मन और आत्मा को लहूलुहान कर देता है। तुम बहुत पवित्र हो, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा गंदी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बेहद अफसोस है। मैं चुप रही। नीरज को एक बार देखा। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली। कहा, तुमने भी तो मुझे दहेज का लोभी कहा था, गलत कहा था। नीरज की ओर देखते हुए बोली। कुछ देर और चुप रही, फिर बोली, मैं कोई और आरोप लगाती, लेकिन मैं नहीं,
मिट्टी के कप में चाय आ गई। मैंने चाय उठाई, चाय जरा सी छलकी। गर्म चाय मेरे हाथ पर गिरी और हाथ झटका। नीरज के मुंह से उसी क्षण ओह की आवाज़ निकली। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तुम्हारा कंधे वाला दर्द कैसा है? नीरज का पूछना थोड़ा अजीब लगा पर जवाब दिया, ऐसा ही है, इलाज चल रहा है और बात खत्म करनी चाहिए। तुम्हारे शुगर की क्या कंडीशन है? मीठी चीज़ें तो नहीं खाते ना? मैंने पूछा। डॉक्टर ने मेंटल स्ट्रेस कम करने को कहा है, उसने जानकारी दी। एक दूसरे को देखा, देखते रहे एकटक, जैसे आपस के चेहरे पर छपे तनाव को पढ़ रहे हो। दवाई तो ले रहे हो ना? नीरज के चेहरे से नजरें हटाई और पूछा। हाँ, ले रहा हूँ, लेता रहता हूँ, नीरज ने कहा। तब आज तुम्हारी सांसें क्यों फूल रही है? बीपी की गोली समय से लेते हो ना? बरबस ही मुंह से हमदर्द लहजे में कहा। आज भूल गया, शायद कुछ इस वजह से, और कुछ कहते कहते वह रुक गया। कुछ तनाव के कारण, मैंने कहा। मैंने बात पूरी की। वे कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम्हें 10 लाख रुपए देने हैं और 10,000 रुपए महीना भी। हाँ, फिर मैंने पूछा। बनारस में घर है, तुम्हें तो पता है, मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। 10 लाख रुपए फिलहाल मेरे पास नहीं है। उसने अपने मन की बात कही। बनारस वाले घर की कीमत तो 50 लाख रुपए होगी। मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। अपनी बात स्पष्ट की। बेटी बड़ी होगी तो खर्च होते हैं। वे बोले, वो तो तुम 10,000 रुपए महीने मुझे देते रहोगे? मैं बोली, हाँ ज़रूर दूँगा, 10 लाख। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मुझे मत देना, मैंने कहा। मेरी आवाज़ में पुराने संबंधों की दर्द थी। वे मेरा चेहरा देखते रहे। नीरज को देख रही थी और सोच रही थी, कितना सरल स्वभाव है इनका, जो कभी मेरे थे, कितने अच्छे हैं। मैं ही शायद कभी समझने में, शायद नीरज भी यही सोच रहा था। दूसरों की बीमारी की कौन परवाह करता है? ये करती है परवाह, कभी ज़ाहिर भी नहीं होने देती कि कितनी संवेदना थी इसमें। मैं अपनी क्रोध के नशे में रहा। काश जो मैं इसके जज़्बे को समझ पाता। हम दोनों चुप थे, बेहद चुप, दुनिया भर की आवाज़ों से मुक्त होकर खामोश, दोनों दोनों भीगी आँखों से एक दूसरे को देख रहे। मुझे एक बात कहनी है, उसकी आवाज़ में झिझक थी। कहो, मैंने सहज आँखों से उसे देखा। डरता हूँ, नीरज ने कहा। डरो मत, हो सकता है तुम्हारी बात मेरे मन की बात हो। तुम बहुत याद आती हो। वे बोले, तुम भी? मैं एकदम बोली, मैं तुम्हें अभी प्रेम करता हूँ। मैं भी, तुरंत मैंने भी कहा। दोनों की आंखें कुछ ज़्यादा ही सहज हो गई थी, दोनों की आवाज़ जज्बाती और चेहरे मासूम। क्या हम दोनों जीवन को नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? नीरज ने पूछा। कौन सा नए सिरे? पूछी बैठी। मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, सच कह रही थी तुम। मैंने कभी भी तुम्हारी इच्छाओं को नहीं समझा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारी इच्छाओं का गला घोटा है मैंने। उनके इस भोलेपन ने मुझे एक पल में ही पिघला दिया। खुद को रोक नहीं सकी और उनकी बाहों में समा गई। उनकी आँखों से झरते आँसुओं से मेरा माथा भीग गया था। अब हम हमेशा साथ रहेंगे, एक पति-पत्नी नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त बनकर। ये पेपर, ये अर्जी फाड़ देते हैं, नीरज ने कहा और अपने हाथ से तलाक के कागजात फाड़ दिए। हम दोनों उठ खड़े हुए, एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर मुस्कुराए। दोनों पक्षों के वकील हैरान परेशान थे। दोनों पति पत्नी हाथ में हाथ डाले घर की तरफ चले गए। सबसे पहले हम दोनों ने मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिया। हमारी बेटी को जैसे पूरा आसमान मिल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब